दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीपीसी के, और ये आपके जुडिशियल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और लॉ एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप सीपीसी को पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए जनरल वे में ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, और चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीसी इज ए, यानी सीपीसी क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है। तो सीपीसी दोस्तों एक प्रोसीजरल लॉ है। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो प्रोसीजरल लॉ क्या है और सब्सटेंटिव लॉ क्या है। अभी आप थोड़ा समझ लीजिए कि जो प्रोसीजरल लॉ में जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है, ये सब दोस्तों प्रोसीजरल लॉ है। ये प्रोसीजर बताते हैं कि सिविल न्यायालय में आपका जो मैटर कैसे चलेगा, ठीक है। और जो सब्सटेंटिव लॉ है ये आपके राइट्स और ओब्लिगेशन वगैरह बताते हैं, जैसे आईपीसी है या आपके इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी है, ये सब आपके दोस्तों सब्सटेंटिव लॉ हैं। सीपीसी आपकी 1 जनवरी 1909 से लागू हुई, और इस सीपीसी में दोस्तों 158 सेक्शन हैं, 51 ऑर्डर हैं और 11 इसमें चैप्टर हैं। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है कि जो सीआरपीसी वगैरह है उसमें सेक्शंस रहते हैं, शेड्यूल वगैरह रहते हैं। इसमें आपके सेक्शंस भी हैं और इसमें ऑर्डर भी हैं। तो 51 ऑर्डर है। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑर्डर आर देयर इन द सीपीसी। सो दोस्तों देयर आर 51 ऑर्डर। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, जैसे ऑर्डर 21 है, अभी सब देखेंगे हम लोग, और सबसे छोटा ऑर्डर कौन सा है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें 11 चैप्टर हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002, यानी जो सीपीसी में अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जो 1999 का हुआ था और 2002 का, दोनों ये आपके 1 जुलाई 2002 से लागू हुए। सीपीसी दोस्तों एक्ट नंबर 5 है, और प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। यानी प्लेंट वो होता है, मतलब जो अपना प्लेंटिफ जो इसमें अपना जो केस लाता है वो प्लेंट के थ्रू इसमें जो सूट लाता है, ठीक है। और इसमें रिटर्न स्टेटमेंट रहता है, सेट ऑफ है, काउंटर क्लेम है, ये सब रहता है। इसके अलावा थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जनरली दोस्तों इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। हम लोग अभी फटाफट क्वेश्चन देख रहे हैं तो थोड़ा आप समझ लीजिए इसका थोड़ा इतिहास वगैरह क्या है। तो 1859, फिर 1877, फिर 1879 में आई, 1882, और इसके बाद 1908 में ये कंप्लीट हुई, और 1 जनवरी 1909 से आपकी सीपीसी लागू है। इसके अलावा इसमें मेजर अमेंडमेंट पूछे जाते हैं। तो 1976 वाला अमेंडमेंट है, काफ़ी फेमस है। 1999 वाला है, और 2002 वाला अमेंडमेंट इसमें हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सेक्शन ऑफ सीपीसी इज अमेंडेड बाय। सीपीसी में जो धारा है उसके कौन संशोधन कर सकता है, तो पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है डिफाइंस। तो इसमें जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि डिग्री को कहाँ डिफाइन किया गया है, डिग्री होल्डर को कहाँ डिफाइन किया गया है, जजमेंट डेप्टर को कहाँ डिफाइन किया गया है, ऑर्डर को कहाँ डिफाइन किया गया है, ऑर्डर का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब क्या है, सब इसमें बताया गया है। तो डिग्री को सेक्शन 2.2 में डिफाइन किया गया है, डिग्री होल्डर को 2.3 में डिफाइन किया गया है। और डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में एग्जीक्यूशन, मतलब जिसके फेवर में जो आपकी डिग्री जारी होती है, उस डिग्री और ऑर्डर जारी होता है तो वो डिग्री होल्डर होता है। जिसके अगेंस्ट में जनरली तो वो जजमेंट डेप्टर होता है। तो डिग्री को 2.2 में, डिग्री होल्डर को 2.3 में, जजमेंट डेप्टर को 2 यहाँ पर लिखा नहीं है, 2.10 में। और मैसने प्रॉफिट है, ऐसे मीन प्रॉफिट भी कहते हैं। तो 2.12 में मीन प्रॉफिट को बताया गया है। मीन प्रॉफिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन जजमेंट एज, यानी विदेशी निर्णय क्या है। तो विदेशी निर्णय वही है जो विदेशी न्यायालय द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि विदेशी न्यायालय क्या है, व्हाट इज द फॉरेन कोर्ट। सो फॉरेन कोर्ट इज अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी जो भारत के क्षेत्राधिकार या भारत की टेरिटरी से बाहर स्थित है। जैसे आपके जो श्रीलंका में है, म्यांमार है, कोई भी देश आप ले लीजिए, वहाँ पर जो न्यायालय है वो फॉरेन कोर्ट है, और उसके द्वारा जो जजमेंट दिया जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, फॉरेन जजमेंट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि फॉरेन कोर्ट को कहाँ बताया गया है और फॉरेन जजमेंट को कहाँ बताया गया है। इसके अलावा जो भारत के बाहर स्थित है वो भारत के प्राधिकार के बगैर स्थित है, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट डिग्री डज नॉट इंक्लूड, क्या डिग्री में शामिल नहीं है, तो आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आप पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 में। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, और नेक्स्ट है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डिग्री में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शामिल है। क्वेश्चन काफी बार आता है कि क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिग्री है, तो जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिग्री है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। दोस्तों ये भी डिग्री है, लेकिन यहाँ पूछा गया है डिग्री में क्या शामिल नहीं है। तो एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट इज दोस्तों नॉट अ डिग्री। सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमेंट अंडर सेक्शन 2.9 ऑफ सीपीसी मीन्स, यानी जो जजमेंट है 2.9 में, इसका मतलब क्या है सीपीसी में, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिग्री, यानी बेकथन जो आपके ऑर्डर और डिग्री के अनुसार जो कथन होते हैं उसी को हम लोग जजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट, इसमें बताना है आपको व्हाट आर द विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो पहला है मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी आर प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मीन प्रॉफिट को कहाँ बताया गया है, 2.12 में बताया गया है। नेक्स्ट है ऑर्डर इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। सो ऑर्डर को 214 में बताया गया है, ये दोनों राइट है। मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन सही है, यानी आप ऐसा प्रॉफिट जो रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से ले रहे हैं तो मीन प्रॉफिट है। और ऑर्डर का मतलब क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। नाउ नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू कोड को कहाँ बताया गया है और पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर है। यहाँ पर ये दोस्तों रेवेन्यू कोड डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पर ये है कि इस जो सीपीसी है वो रेवेन्यू कोड पर लागू होगी कि नहीं। जैसे आपका एमपीएलआरसी में आप पढ़ेंगे सेक्शन 43। तो इसके अलावा पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो धन संबंधी अधिकारिता है धारा 6 में, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट धारा 77 में, सेकेंड अपील धारा 100 में और लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट सेक्शन 137 में। सो अब देखते हैं फिर से रेवेन्यू कोड कहाँ पर है, सेक्शन 5 में, बिल्कुल राइट है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 6 में, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेक्शन 77 में, सेकेंड अपील जो है 100 सेक्शन में है और लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोड 137 में। कौन लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोड डिसाइड करता है, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हैज बीन प्रोवाइडेड इन, तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 11 एक्सप्लेंटेशन 4 में है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स कैन बी रिड्यूस्ड इन रेस जुडिकाटा, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी वादों की जो बहुल्यता है उसे रोकता है एक जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा। किस सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है, तो ये है आपका सेक्शन 11 यानी धारा 11 में रेस जुडिकाटा। एक रेस जुडिकाटा, एक आपका है रेस सब जुडिस और एक आपका वो उसमें एविडेंस में भी पूछा जाता है रेस जेस्टी और प्ली ऑफ एलिवाई, ये सब एविडेंस वाले भी पूछे जाते हैं। रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू द रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सो फर्स्ट है कि इन अ केस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी द कोर्ट कैन ऑर्डर इंटरेस्ट रेट एट 6%। नेक्स्ट है इज सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ अ कंजुगल राइट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। और नेक्स्ट है ऑर्डर 21 कंटेंस 106 रूल, दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। ऑर्डर 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है, इसमें दोस्तों 106 रूल है। टोटल 51 ऑर्डर है सीपीसी, उसमें से जो ऑर्डर 21 है इसमें 106 रूल है और कोई कोई ऑर्डर ऐसे हैं दोस्तों उनमें सिर्फ ओनली एक रूल भी है। सेक्शन 56 प्रोहिबिट अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ वुमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर मनी, ये भी बिल्कुल राइट है। सेक्शन 56 से क्वेश्चन आता है, अभी शायद एमपी सिविल जज में इस बार ये क्वेश्चन आया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पेमेंट ऑफ मनी द कोर्ट कैन ऑर्डर इंटरेस्ट रेट एट 6% और सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सूट ऑफ सिविल नेचर। क्वेश्चन आता है कौन सी जो सूट है वो सिविल नेचर के मामले हैं या नहीं है, ठीक है। और ऑर्डर 21 में 106 रूल्स हैं, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, पूरे ऑर्डर के रूल्स से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस जैसे पूछ लेते हैं कि आपके ऑर्डर 5 में कितने रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले पूछे जाते हैं। जैसे ऑर्डर 4 में कितने रूल्स हैं, तो उसमें सिर्फ 2 रूल्स हैं, तो वो भी काफ़ी पूछा जाता है। सेक्शन 56 प्रोहिबिट अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ वुमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर मनी, यानी जो धारा 56 है वो आपकी प्रतिषेध करती है महिलाओं की गिरफ्तारी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ ए पर्सन कैन बी अटैच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, तो उसकी 2/3 तक आप संपत्ति उसको कुर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ द यानी इनमें से आउट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट लैंड बैंक नोट्स एंड चेक्स विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, यानी आपकी डिग्री के निष्पादन में आप इनमें से क्या जब्त नहीं कर सकते। डिग्री का निष्पादन कहाँ है, तो ऑर्डर आप पढ़ेंगे थोड़ा 21, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो आउट ऑफ बुक्स यानी इनमें से क्या, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट है, आप भूमि है, बैंक नोट बैंक नोट है और चेक है, तो आप इनमें से दोस्तों आप इसमें से सब जब्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें से बुक्स ऑफ अकाउंट आप कुर्की में यानी आप इसमें आप इसकी एग्जीक्यूशन आप नहीं करवा सकते, अटैच नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट को। नेक्स्ट है अटैचमेंट पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यूस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, सो इसका राइट आंसर है 24 मंथ्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर से रिलेटेड है, तो प्लीडिंग किस ऑर्डर में बताया गया है, प्लेंट किस ऑर्डर में बताया गया है, रिटर्न स्टेटमेंट सेट ऑफ काउंटर क्लेम किस ऑर्डर में बताया गया है और एडमिशन किस ऑर्डर में बताया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्लीडिंग है ऑर्डर 6 में, प्लीडिंग का मतलब होता है अभिवचन और प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट शामिल है। ये क्वेश्चन आता है किस ऑर्डर के किस रूल में बताया गया है, प्लेंट ऑर्डर 7 में है। प्लेंटिफ जो अपना मतलब सूट यानी शुरू करता है, ये आपका प्लेंट से चालू होता है, तो प्लेंट ऑर्डर 7 में है। और रिटर्न स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ये ऑर्डर 8 में है। इस बार का आपका एमपी सिविल जज पेपर देखिए तो उसमें सीधा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि मतलब किस ऑर्डर में है रिटर्न स्टेटमेंट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है, राइट। तो एडमिशन है ऑर्डर 12 में। और आप एविडेंस में जाएंगे तो आप एविडेंस में एक सेक्शन से सेक्शन 17 है, हाँ वो एडमिशन से रिलेटेड है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्लीडिंग ऑर्डर 6, प्लेंट का मतलब होता है हिंदी में वादपत्र ऑर्डर 7 में, रिटर्न स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 में और एडमिशन ऑर्डर 12 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फिर से हैं, तो एडजर्नमेंट यानी होता है स्थगन और एफिडेविट आप जानते हैं, एफिडेविट मतलब क्या होता है शपथ पत्र और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर यानी
डिक्री और ऑर्डर का निष्पादन ऑर्डर 21 में है, और कमीशन ऑर्डर 26 में। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि एडजर्नमेंट 17 में है कि एफिडेविट आपका कहाँ पे है। तो पहले डी आता है फिर एफ आता है, तो आप ऐसा कुछ याद रख सकते हैं कि ऑर्डर 17 पे, यानी जो एडजर्नमेंट पहले है यानी डी पहले आता है, एफ बाद में आता है। तो इस टाइप से एडजर्नमेंट आपका ऑर्डर 17 में है, एफिडेविट आपका ऑर्डर 19 में है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑर्डर 21 में है, कमीशन ऑर्डर 26 में है। इसके अलावा कमीशन के लिए आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 75 से लेकर आप सेक्शन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्लीडर सूट किस ऑर्डर में है। तो इंटरप्लीडर सूट का मतलब होता है अंतरविवाची वाद। ये आपका सेक्शन 88 में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑर्डर 35 को सेक्शन 88 के साथ पढ़ा जाता है। स्पेशल केस ऑर्डर 36 में है, समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 में है, टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑर्डर 39 में है, और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर यानी रिसीवर की नियुक्ति है ऑर्डर 40 में। एक क्वेश्चन आता है कि क्या कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, यानी किस रूल में ये है कि कलेक्टर जो रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। तो ऑर्डर 40 रूल 5 ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इंटरप्लीडर सूट आप देख लेते हैं ऑर्डर 35 में है एक बार फिर से, स्पेशल केस ऑर्डर 36 में, समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 में, और टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर ऑर्डर 39 में। दोस्तों जो इंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक एसआरए से पूछा जाता है कि एसआरए में जो प्रिवेंटिव रिलीफ वाला चैप्टर कहाँ पर है और आपके जो इंजंक्शन वाले पोर्शन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, परपेचुअल इंजंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कहाँ है, तो ऑर्डर 40 में है। नेक्स्ट है व्हेन कलेक्टर में भी अपॉइंटेड एस रिसीवर कहाँ पर है, तो कलेक्टर को भी रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। ऑर्डर 40 आप रूल 5 पढ़ेंगे तो उसमें ये है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑर्डर एंड देयर रूल। फिर से तो ऑर्डर 5 में कितने रूल हैं, ऑर्डर 4 में कितने रूल हैं, ऑर्डर 21 में कितने रूल हैं, ऑर्डर 50 और 51 में कितने रूल हैं। ऑर्डर 5 आपका ये समन और समन की तामीली से रिलेटेड है, तो उसमें दोस्तों 30 रूल हैं और पूरे नहीं पढ़ने पड़ते। जनरली ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं लेकिन आप पूरा पढ़ सकते हैं। ऑर्डर 4 में 2 रूल्स हैं सिर्फ, और ऑर्डर 21 में जो डिग्रियों के निष्पादन और डिग्री और आदेशों के निष्पादन से रिलेटेड है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसमें दोस्तों 106 रूल्स हैं। ऑर्डर 50 और ऑर्डर 51 दोस्तों इनमें मात्र एक रूल हैं। नेक्स्ट है इन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज फाइल्ड अंडर, यानी जो एप्लीकेशन है आपकी, प्लीडिंग का मतलब होता है अभिवचन। अभिवचन में आपको संशोधन करना है तो आप कौन सी एप्लीकेशन लगाएंगे, किस ऑर्डर के तहत, तो ये बताया गया है ऑर्डर 6 रूल 17। आपने सुना होगा हिंदी में 617 का आवेदन, वो यही है, प्लीडिंग से संशोधन से रिलेटेड है 617 का आवेदन, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। क्वेश्चन बन जाता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किस ऑर्डर किस रूल में है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है, फ्रेमिंग ऑफ इशू है, यानी ये इंपॉर्टेंट रूल से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। प्लीडिंग में क्या क्या शामिल है, अभी आपको बताया था। प्लीडिंग में आपका प्लेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट शामिल है। प्लीडिंग कहाँ है, ऑर्डर 6 में है। पहले प्लीडिंग आएगा, फिर प्लेंट से ऑर्डर 7 में, फिर रिटर्न स्टेटमेंट। जो देखिए प्लीडिंग में क्या क्या शामिल है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। फिर प्लेंट में प्लेंट कौन दायर करता है, प्लेंटिफ, और जो जवाब दावा कौन दायर करता है, यानी फिर उसके जो विरोध में तो डिफेंडेंट आपका दायर करता है, उसे कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। इसके अलावा 616 भी पूछा जाता है, आप थोड़ा समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा, 617 का आवेदन देखा, इसमें प्लीडिंग में संशोधन होता है। अब 616, 617 और 618 थोड़ा देख लेते हैं। तो 616 में क्या है, अभिवचन का काट दिया जाना। 617 में अभिवचन का संशोधन है, और आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल रहना कहाँ पर है, आदेश 6 और रूल 18। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल से फिर है क्वेश्चन के बाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ हुआ, ये कहाँ पर बताया गया है, तो ऑर्डर 4 रूल 1 में है कि जो हर एक वाद है वाद पत्र द्वारा प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है प्रतिस्थापित तामील, ये ऑर्डर 5 रूल 20 में है। ये इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है। नेक्स्ट तामील के लिए वादी को समन किया जाना, यानी जैसे आप प्रतिवादी को यानी आप डिफेंडेंट को समन देने जा रहे हैं तो प्लेंटिफ को ही आपका समन दे दिया जाता है कि आप उसको डिलीवर कर दें। तो ये कहाँ पर है, ऑर्डर 5 रूल 9A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीडिंग टू बी साइंड, ये कहाँ पर बताया गया है कि प्लीडिंग है जो साइंड होगी, तो प्लीडिंग साइंड ये कहाँ पर है, ऑर्डर 6 रूल 14 में है। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग ऑर्डर 6 रूल 15 में है। रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 10 में है, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में है। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से क्वेश्चन बनता है कि कब आपका प्लेंट है जो रिजेक्ट हो सकता है। क्या प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा उसमें मतलब प्लेंट या फाइल कर सकते हैं आप उसमें कि नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ये प्लेंट सेल बी रिजेक्टेड इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज अ केज ऑफ एक्शन, यानी जो केज ऑफ एक्शन अगर उसमें नहीं, ए प्लेंट सेल बी रिजेक्टेड इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज अ केज ऑफ एक्शन, तो क्या प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ट्रू। ए प्लेंट सेल बी रिजेक्टेड इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज ए केज ऑफ एक्शन। मुझे इसका
बाद हेतु, हाँ बाद हेतु का अगर नहीं बताया गया है उसमें तो ये आपका प्लेंट है, रिजेक्ट हो सकता है। 7/11 आप पढ़िए, आदेश 7 और इसमें नियम 11। CPC अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 वर एनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो CPC में संशोधन हुए थे 1999 और 2002 21 समिति के उससे हुए थे। तो मलीमत कमेटी की उससे मतलब हुए थे, रिकमेंडेशन से। रिकमेंडेशन का मतलब होता है आपका रिकमेंडेशन, इसका राइट आंसर है। तो आप समझ लीजिए जो मलीमत कमेटी, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन ये काफ़ी पूछा जाता है। 1999 और 2002 संशोधन मतलब किस समिति की आपकी सिफारिश पर हुए थे? तो मलीमत कमेटी। दोस्तों आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? ऑनरेबल जस्टिस रवि मलीमत हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि हर बात उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। तो कहाँ पर बताया गया है? धारा 15 में क्वेश्चन आता है जैसे कि 5 लाख तक के जो मामले हैं वो कहाँ पर चलेंगे, या 5 लाख से 20 लाख तक के कहाँ चलेंगे, 20 लाख से 1 करोड़ के मामले कहाँ चलेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो न्यायालयों को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी। धारा 9 में है। अभिव्यक्त या विवक्षित का मतलब होता है एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली, राइट। तो नेक्स्ट है, हर वाद पत्र को उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। इस संस्थित की यहाँ पर जो वो है ये गलत है, ठीक है। तो आप याद रखिए, हर वाद पत्र को उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। ऑर्डर 26 ये आपका कहाँ पर है? 26(1) में, धारा 26 के फर्स्ट वाली क्लॉज में है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य हैं जो शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि पोस्टेज कहाँ पर बताया गया है? तो सेक्शन 143 में पोस्टेज है। एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन 144 में है और ये आपका प्लेंट में आता है। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम यानी समय का बढ़ाया जाना, धारा 148 में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, तो कितना टाइम बढ़ाया जा सकता है। या राइट टू लॉज अ कैविएट से क्वेश्चन आता है। कैविएट कहाँ पर है? 148 ए में है। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना रहता है कैविएट का? जैसे 90 डेज इसमें रहता है। मैक्सिमम नहीं दोस्तों, इसमें 90 डेज ही टाइम पीरियड रहता है। नेक्स्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, इससे क्वेश्चन आता है केस लॉ, इससे जनरली केस पूछा जाता है। तो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट कहाँ पर है? CPC में 151 में है। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था आपके जो CRPC में है, आपके CRPC में 482 में है और आपके MPLRC में 32 में है। इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। नेक्स्ट, रेफरेंस टू हाई कोर्ट कहाँ पर है और रिवीजन कहाँ पर है? तो CPC में 113, 114 एंड 115। 46 ऑर्डर के साथ आपको इसको पढ़ना है रेफरेंस को। और आपने हाँ उसमें भी पढ़ा हुआ CRPC में रेफरेंस कहाँ पर है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 395 में है कि 399 में है कि 401 में है। रिव्यू कहाँ पर है? तो रिव्यू ऑर्डर 47 और सेक्शन 114, रिवीजन 115, राइट। नेक्स्ट है, टेम्पररी इंजंक्शन आर ग्रांटेड, कहाँ पर बताया गया है कि टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांटेड है? तो ऑर्डर 39 रूल 1। ऑर्डर 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 39 से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर किस ऑर्डर में है? तो ये है आपके ऑर्डर 39 में। टेम्पररी इंजंक्शन है ऑर्डर 1, टेम्पररी इंजंक्शन है जो ऑर्डर 39 में रूल 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद आपके जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 से 5, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर 6 से 10 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज PAUPER, आप इसे जो भी पढ़ेंगे, व्हाट डज PAUPER सूट मीन्स? तो इसका मतलब क्या है? सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट का मतलब होता है दोस्तों निर्धन व्यक्ति। तो निर्धन व्यक्ति द्वारा बाद आपने पढ़ा हुआ एक ऑर्डर 33 है और एक ऑर्डर आप पढ़ेंगे 44, उसमें अपील का प्रोविजन है। नेक्स्ट, गार्जियन एट लेटम यूज्ड अंडर CPC मीन्स, ये क्वेश्चन का पूछा जाता है। इसका मतलब है पर्सन डिफेंडिंग ए सूट इन बिहाफ ऑफ अ माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट में इशू कमीशन टू, तो कोर्ट जो कमीशन जारी करता है ऑर्डर 26। ऑर्डर 26 कमीशन के बारे में बताता है और 75 से लेकर यानी धारा 75 से लेकर धारा 78 तक भी कमीशन के बारे में प्रोविजन है। क्वेश्चन आता है कि कमीशन कब कब जारी किया जाता है? तो एग्जामाइन एनी पर्सन, किसी पर्सन को एग्जामाइन करने के लिए कमीशन जारी किया जाता है। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। एग्जामाइन और एडजस्ट अकाउंट और मेक अ पार्टीशन, इन सब के लिए आपका। और साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी किया जाता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी स्पीडी एंड नेचुरल डिके, यानी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो तुरंत जल्दी रूप से या प्राकृतिक रूप से वो क्षय हो रही हो तो उसके लिए भी उसकी विक्रय वगैरह करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा परफॉर्म यानी मिनिस्ट्रियल एक्ट यानी अनुसचिवीय, ठीक है, अनुसचिवीय कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्रीज, कहाँ पर जो प्रोविजन है? तो ये ऑर्डर 9 रूल 13, काफ़ी पूछा जाता है। ऑर्डर 9 रूल 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री, तो कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल हैं, तो अपील भी आप कर सकते हैं, रिव्यू भी आप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द डिग्री भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है अपील और रिव्यू और रिवीजन, इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ इश्यू इज प्रोवाइडेड बाय विच रूल ऑफ सीपीसी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू कहाँ पर है, तो ऑर्डर 14 रूल 1। इन अ सिविल सूट इशू आर फ्रेम्ड बाय कोर्ट, तो क्वेश्चन आता है कि सिविल सूट में इशू कौन फ्रेम करता है, तो कोर्ट करता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि आपके जो चार्ज हैं, चार्ज कौन फ्रेम करता है, क्रिमिनल की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड द इशू और फ्रेम एडिशनल इशू, तो ऑर्डर 14 रूल 5 आप पढ़ेंगे तो इसमें है पावर टू अमेंड द इशू और फ्रेम द एडिशनल इशू। नेक्स्ट है सेट ऑफ कैन बी, यानी सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ कितने प्रकार का होता है। सेट ऑफ आपका लीगल सेट ऑफ होता है एक, और एक होता है आपका इक्विटेबल सेट ऑफ। ऑर्डर 8 रूल 6 आप पढ़ेंगे तो इसमें सेट ऑफ की प्रोविजन है। नेक्स्ट है द प्लेंट सेल बी रिजेक्टेड, प्लेंट कब रिजेक्ट हो सकता है आपको बताना है। पहले है इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज केज ऑफ एक्शन, यानी बात ही तो नहीं है अगर उसमें, तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, तो बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। सूट्स अपीयर्ड बैड बाय एनी लॉ, तो मान के चलिए आप जैसे आपका सूट लिमिटेशन वगैरह से वो हो गया तो वो भी आपका माना जाएगा। और नॉट फाइल्ड एंड डुप्लीकेट, अगर 2 प्रतियों में नहीं है, ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया था शायद, हाँ 2002 के, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो बेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड एंड नॉट करेक्टेड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो द प्लेंट सेल बी रिजेक्टेड। दोस्तों इन सभी मामलों में आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए। इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज केज ऑफ एक्शन, अगर आप बात ही तो ही नहीं उसमें बता रहे हैं, और बेड है कोई ला से, यानी आपका जो लिमिटेशन वगैरह से निकल गया है, नॉट फाइल्ड एंड डुप्लीकेट 2 प्रतियों में नहीं है, और आपने जो रिलीफ मांग रहे हैं आप अनुतोष, रिलीफ को क्या कहते हैं हिंदी में, अनुतोष, तो अनुतोष का जो आप दावा कर रहे हैं अंडर वैल्यूड है और कोर्ट ने भी कह दिया है, तो भी आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो प्लेंट है रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैविएट सेल रिमेन फॉर अ पीरियड ऑफ, कैविएट कब तक आपकी वो रहती है, तो 90 डेज है इसका राइट आंसर। कैविएट कहाँ पर है, 148A में। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 151 सीपीसी इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज बाय, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं 151 में सीपीसी में, वो किस कोर्ट के लिए हैं, तो एनी कोर्ट है। और 482 सीआरपीसी में किसके लिए हैं, आप बताइए कमेंट में। ऑर्डर इसमें भी नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, तो थोड़ा समझ लेते हैं इनहेरेंट, ठीक है, इनहेरेंट पावर के लिए। तो ऑर्डर एस में भी नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, और एस में भी नेसेसरी टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। एंड ऑफ जस्टिस, 2 बातें आप नोट करिए यहाँ पर, एक तो एंड ऑफ जस्टिस है और प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अंडर सेक्शन 148 द कोर्ट कैन इनलार्ज टाइम नॉट एक्सीडिंग, कोर्ट कितना टाइम इसमें बढ़ा सकता है, तो 30 डेज। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स कहाँ पर है, और सेक्शन 26 में है। समन टू डिफेंडेड सेक्शन 27 में है। सर्विस ऑफ फॉरेन समन सेक्शन 29 में है। सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी इसे कहते हैं हिंदी में जीवन निर्वाह भत्ता, धारा 57, और कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट, धारा 78। नेक्स्ट है विदेशी राज्य और शासक की परिभाषाएं, धारा 87A में है। इंटरप्लीडर सूट कहाँ, जो इंटरप्लीडर सूट है आपका सेक्शन 88 में है, इसको आप पढ़ेंगे ऑर्डर 35 के साथ, इंटरप्लीडर सूट। न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा कहाँ पर है, तो यह 89 सेक्शन में, धारा 89, इसमें आप पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन है, और इसमें कंसिलिएशन है, मेडिएशन है, जुडिशियल सेटलमेंट है, ये सब आ जाते हैं इसमें। और अनुपूरक कार्रवाइयाँ कहाँ पर हैं, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग इसे कहते हैं, तो सेक्शन 94 में है। दोस्तों हम लोग 20 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं एक। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव सूट कहाँ पर है, ऑर्डर 1 रूल 8 में है। मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर कहाँ पर है, ऑर्डर 1 रूल 9 में है। और कंडक्ट ऑफ सूट यानी बात का संचालन ऑर्डर 1 रूल 10 में है। और ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑर्डर 1 रूल 13 में है। रजिस्टर ऑफ सूट्स ऑर्डर 4 रूल 2 में है। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट और इसके एसेंशियल एलिमेंट भी पूछे जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट है, क्या वो न्यायालय की अनुमति, यानी उसमें न्यायालय की अनुमति जरूरी है लाने के लिए कि नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8, मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर ऑर्डर 1 रूल 9। ये क्वेश्चन आता है कि जो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर मतलब अगर आपने ऐड कर लिए तो क्या आपका जो सूट है वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। और कंडक्ट ऑफ सूट ऑर्डर 1 रूल 10 में है। और ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर
ऑर्डर 1 रूल 13 में है और रजिस्टर ऑफ सूट ऑर्डर 4 रूल 2 में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है इसमें ऑर्डर 5 रूल 9 में क्या है, समन गिवन टू प्लेंटिफ फॉर द सर्विस। इसके बाद ऑर्डर 5 रूल 20 में क्या है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस यानी, और नेक्स्ट है इसे कहते हैं दोस्तों प्रतिस्थापित तामिल, राइट। नेक्स्ट है ऑर्डर 6 रूल 1, इसमें बताया गया है कि प्लीडिंग सेल मीट प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग में क्या क्या शामिल है, इसमें जो प्लेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट है। जो प्लेंट फाइल करता है प्लेंट और आपका डिफेंडेंट क्या फाइल करता है, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है कि समन आपको जारी हो गया, फिर कितने दिन के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है। प्लीडिंग टू बी साइंड, प्लीडिंग साइंड होंगे, ये कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 6 रूल 14 में, और वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग ऑर्डर 6 रूल 15 में। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट, इसमें फिर से रूल्स हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग कहाँ पर है, तो ऑर्डर 6 रूल 16 में है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ऑर्डर 6 रूल 17 में है। दोस्तों इनमें अब आपको डिटेल में भी पढ़ने पड़ेंगे, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग जनरलाइज वे में सीपीसी के क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है फेलर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, तो ऑर्डर 6 रूल 18 में है और इसमें 14 दिन इसमें मैक्सिमम टाइम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन मैक्सिम, यानी जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये किस मैक्सिम पर बेस्ड है, तो एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेविट, ये एक मैक्सिम है, इस पर बेस्ड है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसमें इसके अलावा रेस जुडिकाटा की 2-3 मैक्सिम है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। रिस्टोरिंग टू अ पार्टी ऑन द मॉडिफिकेशन, वेरिएशन और रिवर्सल डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, तो देखिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट में आपका आर्बिट्रेशन आ जाता है। इसमें ये आप पढ़ेंगे 89 सेक्शन में। इसमें आपका आर्बिट्रेशन है, 1 मिनट, आर्बिट्रेशन है, कंसीलिएशन है, जुडिशल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत है, और इसमें है आपका मीडिएशन। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, इसमें बताना है कौन इसमें सही है कौन इसमें गलत है। तो पहले नंबर है, जहां मूल बात की विषय वस्तु 25,000 रुपये से कम है वहां डिग्री की द्वितीय अपील नहीं होगी, यानी आपका जो मूल बात है, बात की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो 25,000 से कम का है, तो क्या वहां पर द्वितीय अपील होगी, नहीं होगी दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है। कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर ही होगी, अन्यथा नहीं, ये बिल्कुल राइट है। विधि का कोई सारवान प्रश्न अगर अंतर्वलित है तो आपकी सेकेंड अपील हो सकती है, ये भी बिल्कुल राइट है। विधि का सारवान प्रश्न का मतलब होगा आपका यानी इंग्लिश में सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है अपील डिग्री की अपील आदेश 42 यानी ऑर्डर 42, और आदेशों की अपील आप पढ़ेंगे ऑर्डर 43 में। आप इसको सेक्शन 104 भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट नोटिस शुड बी गिवन बिफोर, यानी आप सरकार के खिलाफ आप बात ला रहे हैं तो आपको कितने मंथ का कम से कम नोटिस देना जरूरी है। आपको दोस्तों 2 माह का नोटिस देना जरूरी है, आप याद रखेंगे। और कहाँ पे है, धारा 80 में है। और ये प्रोविजन मैंडेटरी है क्या, जी हाँ दोस्तों, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और आपको स्टडी 16 को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और आपको बताना है कि क्या इसी टाइप के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के, एविडेंस के और अदर और सब्जेक्ट के भी लाए जाएं। इसके अलावा अगर आप स्टडी 16 का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर 7440895067 पर फ़ोन पे कर सकते हैं। मिनिमम 21 रुपीज़, और अगर आप चाहते हैं तो आप और ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 21 तो आप पे कर सकते हैं इस फ़ोन पे नंबर पर, राइट। नेक्स्ट है क्या आदेशों की द्वितीय अपील हो सकती है। दोस्तों आदेशों की द्वितीय अपील नहीं हो सकती है, यानी ऑर्डर की सेकेंड अपील नहीं हो सकती है। अब बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्डर एंड डिग्री, यानी ऑर्डर और डिग्री में 2 समानताएं क्या हैं। ऑर्डर को कहाँ बताया गया है, 214 में, और डिग्री को 22 में। तो ऑर्डर और डिग्री में पहली समानता ये है कि बोथ आर गिवन बाय द कोर्ट। ऑर्डर और डिग्री दोनों कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट नेम एनी 5 सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी कोई 5 सूट हैं बताइए सिविल नेचर की। तो पहला है सूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हैं ये आपके सिविल नेचर में आते हैं। सूट्स फॉर डैमेजेस ऑफ सिविल रॉन्ग एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सूट्स फॉर अकाउंट्स, सूट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, और सूट्स बाय सर्वेंट अगेंस्ट हिज मास्टर अलीजिंग मेलाफाइड ट्रांसफर। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, पूछ लेंगे ये आपका जो सूट फॉर सिविल नेचर है कि नहीं है, डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। ये दोस्तों आपको ये सेक्शन धारा 13
ये आपको पूरा पढ़नी पड़ेगी। और अभी आप थोड़ा समझ लीजिए बस, विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। विदेशी निर्णय दोस्तों निश्चायक अगर नहीं होगा, अगर ये मामले शामिल हो जाते हैं, देखिए बस सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है, यानी जो फॉरेन जजमेंट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा नहीं सुनाया गया, तो वो दोस्तों यहाँ पर भारत में कंक्लूसिव नहीं होगा। वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया, यानी दोस्तों वो मान के चलिए मेरिट और डिमेरिट पर नहीं दिया है, वो मान के चलिए नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। तो नैसर्गिक न्याय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नैसर्गिक न्याय को कहते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें हम लोगों ने एक मैक्सिम भी पढ़ी थी, तो आप क्या बता सकते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस वाली वो मैक्सिम कौन सी है? तो बताइए, उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं अदर एग्जाम में, राइट। कपट द्वारा अभी प्राप्त किया गया है, यानी जो फॉरेन जजमेंट है अगर वो कपट द्वारा प्राप्त किया गया है तो वो भी इसमें मामला होगा। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि को मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है। एक बार फिर से देख लेते हैं, विदेशी निर्णय दोस्तों इन सब मामलों में निश्चायक नहीं होगा। अभी आप थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए धारा 13 में, और इसमें 6 ग्राउंड बताए गए हैं कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए रेसाइडिंग इन दिल्ली, यानी ए जो दिल्ली में रहता है, पब्लिशेस डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट बी एट कोलकाता। ए दिल्ली में रहता है और वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, यानी जो मानहानिकारक कुछ बातें हैं जो पब्लिश करता है बी के खिलाफ कोलकाता में। तो जो बाद लाया जाएगा बी के द्वारा, कहाँ लाया जाएगा? वेयर बी इज अ रेसिडेंट ऑफ पटना, तो वेयर विल द सूट लाई, कहाँ पर जो लाया जाएगा? वो लाया जाएगा आपका या तो कोलकाता में या दिल्ली में। नेक्स्ट इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द टर्म नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी इज नॉट डिफाइंड इन द कोड। कोड में रूल्स भी शामिल हैं, आपको पता है कहाँ पर हैं? सीपीसी में, आप बताइए। तो दोस्तों टर्म नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी हैं, ये आपके सीपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है क्लियरली कि नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी क्या है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी ए सूट इज डिफेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, नेसेसरी पार्टी को आप नहीं जोड़ते हैं तो सूट आपका डिफेक्टिव हो जाएगा। इसमें कुछ केस भी हैं, क्वेश्चन उससे आते हैं। नेसेसरी पार्टी इज वन इन हुज एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली। नेसेसरी पार्टी वो है कि जिनके एब्सेंस में, यानी जिनका अगर प्रेजेंस नहीं है नेसेसरी पार्टी का, तो कोई भी ऑर्डर है वो इफेक्टिवली मेड नहीं हो पाएगा। जनरल रूल इज दैट सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। सो दोस्तों इसमें ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट हैं। नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी को डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी में, और नेसेसरी पार्टी अगर नहीं है तो आपका सूट डिफेक्टिव हो सकता है। और नेसेसरी पार्टी इज वन इन हुज एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली। नेक्स्ट है कोर्ट में इशू का कमीशन। कोर्ट कमीशन जारी करता है धारा 75 से 78, और आप पढ़िए एक ऑर्डर 26। तो अभी हम लोगों ने शायद देख लिया था, टू एग्जामाइन एनी पर्सन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, और टू एग्जामाइन और एडजस्ट अकाउंट पार्टीशन के लिए, साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए, टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कमिश्नर। कमिश्नर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो कमिश्नर क्या कर सकता है, क्या पावर है? एग्जामाइन द पार्टीज और विटनेस, एंटर अपॉन एनी लैंड बिल्डिंग एट एनी रीजनेबल टाइम, युक्त समय पर प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीड एक्स पार्टी इफ द पार्टीज फेल्ड टू अपीयर बिफोर हिम। नेक्स्ट है द कमिश्नर इज टू बी अ सिविल कोर्ट एंड मैटर रिलेटिंग टू समनिंग, अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कमिश्नर सिविल कोर्ट होगा और समन, अटेंडेंस वगैरह ये सब उसको पावर होंगे। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है जनरल स्टेज ऑफ सिविल सूट। दोस्तों ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अभी आप जनरली आप समझ लीजिए कि जो सिविल सूट के स्टेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट होता है, और प्लेंट के थ्रू आप ऑर्डर 7 पढ़िए, समन, फिर उसके बाद ऑर्डर 5, और फिर रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 वगैरह, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ फिर इशू फ्रेम होते हैं, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस होता है ऑर्डर 13 वगैरह, फिर आर्गूमेंट होती है, फिर जजमेंट, और फिर उसके बाद डिक्री, और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर 26। व्हेन कलेक्टर में भी अपॉइंटेड रिसीवर बाय सिविल कोर्ट। कलेक्टर जो है, अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था ऑर्डर 14 रूल 5। इसमें जो कलेक्टर है वो रिसीवर नियुक्त किया जाता है। प्रॉपर्टी अगर आपके लिए राजस्व, जो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो सरकार के लिए राजस्व वगैरह दे रही है, तो आपका जो कलेक्टर है वो रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। कैन अ डिक्री बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो 211 और यानी 211 धारा और धारा 50, उसमें आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ सकते हैं। तो कैन डिक्री बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो डिक्री है क्या एग्जीक्यूटेड की जा सकती है एलआर के अगेंस्ट में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यस, सेक्शन 50 सीपीसी। और इसके अलावा जजमेंट डेप्टर डाइज बिफोर द डिक्री हैज एग्जीक्यूटेड। जजमेंट डेप्टर जिसके अगेंस्ट में जो डिक्री और ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पारित होता है वो जजमेंट डेप्टर होता है।
जिसके अगेंस्ट डिग्री जारी होती है। आप जनरल वे में समझ लीजिए, जिसके फेवर में, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट कहाँ पर है? सेक्शन 107 में है। व्हेन अपील लाई टू सुप्रीम कोर्ट 109 में। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113, 114, 115 और एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस सेक्शन 132। तो पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट कहाँ पर है? सेक्शन 107 में है। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है। अपील लाई टू सुप्रीम कोर्ट 109 में। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113, 114, 115 और इससे ऑर्डर 46 और ऑर्डर 47 भी आप पढ़ सकते हैं। एक्सेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फॉर पर्सनल अपीयरेंस सेक्शन 132। अब क्वेश्चन बनता है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट से रिलेटेड। तो अपीलेट कोर्ट के कौन कौन सी पावर हैं? टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, टू रिमांड अ केस, रिमांड को क्या कहते हैं? प्रतिश्रेषण ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल और टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। नेक्स्ट, धारा 133 के अनुसार कौन से व्यक्ति न्यायालय में सुई उपसंजाति से छूट पाने के हकदार होंगे? धारा 133 से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और अभी दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे, राष्ट्रपति बन गए हैं, राष्ट्रपति नहीं बन गई हैं, और उपराष्ट्रपति तो उनसे क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, और जो आपके मिनिस्टर हैं सेंटर और स्टेट वाली, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, गवर्नर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक यानी स्पीकर हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और आपके जो विधान परिषद वगैरह के पर्सन होम सेक्शन 87 भी अप्लाइज। तो ये सब हैं जो न्यायालय में सुई उपसंजाति से छूट पाने के अधिकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जज को कहाँ बताया गया है? सीपीसी में तो 28 में, जजमेंट 29 में, ऑर्डर 214 में और आज्ञा पत्र सेक्शन 46 में। ए सूट ऑफ अ माइनर एज इंस्टीट्यूटेड बाय, जो माइनर के द्वारा सूट फाइल किया जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा। कैन अ कोर्ट इशू कमीशन फॉर फ्रेमिंग अ इशू? नो। दोस्तों इसका राइट आंसर है नो। कैन कोर्ट इशू कमीशन फॉर फ्रेमिंग अ इशू? इशू फ्रेम करने के लिए क्या कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है? नो। नेक्स्ट, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद ऑर्डर 33, संक्षिप्त प्रक्रिया ऑर्डर 37, आदेशों की अपील ऑर्डर 43, न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा ऑर्डर 10। रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड, रिसीवर कब नियुक्त किया जाता है? ऑर्डर 40 आप पढ़ेंगे। और बोथ बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री, यानी डिग्री के पहले और डिग्री के बाद आपका रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम कितने माह तक लगातार की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर 24 माह है। इसको हम लोग अभी देख चुके हैं। इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट कहाँ है? धारा 151 में है। रेस सब जुडिस का मतलब क्या है? स्टे ऑफ सूट है। किस सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है? इसके अलावा आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। Defendant claims adversely to one another और plaintiff claims no interest in the subject matter and dispute other than for charge or cost, और plaintiff must be ready to deliver the property of rightful claimants। So दोस्तों all the statement are correct। Next है second appeal under 100 lies before, यानी जो द्वितीय अपील है धारा 100 के अंतर्गत कहाँ पर आती है? द्वितीय अपील हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है डेट अपॉइंटेड बाय एनी कोर्ट फॉर प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ विटनेस बाय द पार्टीज टू obtain summon to them for their attendance in a court shall not be later than 15 days। इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। नेक्स्ट, गार्नेसी का मतलब क्या है? और गार्नेसी ऑर्डर ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। तो गार्नेसी मीन्स, गार्नेसी का मतलब क्या है? जजमेंट डेप्टर का डेप्टर। तो जजमेंट डेप्टर कौन होता है? अभी हम लोगों ने देखा था 210 में, जजमेंट डेप्टर जिसके अगेंस्ट ऑर्डर और डिग्री के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो जारी होता है वो जजमेंट डेप्टर होता है। तो जजमेंट डेप्टर का डेप्टर होता है गार्नेसी। प्लेंट शुड बी फाइल्ड एंड डुप्लीकेट द रूल बाय इंसर्टेड बाय, यानी जो वाद पत्र है हमेशा 2 प्रतियों में होगा। और ये कहाँ कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था सीपीसी में, अमेंडमेंट हुआ था 1999 में, उसके तहत क्या जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है इस बेस पर कि जो आप डुप्लीकेट में फाइल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। द सेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंडेंट क्लेम विद द प्लेंटिफ क्लेम। तो आप लोग 10 सेकंड का वेट करिए। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंडेंट क्लेम विद द प्लेंटिफ क्लेम, सेट ऑफ, राइट। इंडिजेंट का मतलब क्या है? पर्सन अलाउड टू फाइल सूट और अपील विदाउट द कोर्ट फीस, इंडिजेंट। सब्सिस्टेंस अलाउंस, अमाउंट पेड बाय द डिग्री होल्डर फॉर डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेप्टर इन सिविल प्रिजन, धारा 57। और मीन प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट, जो भी आप समझें। तो गेन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन हैविंग रॉन्गफुल पोजीशन, तो ये हम लोग सब देख चुके हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डर एंड रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस इन ए सेक्शन।
ऑर्डर 41 में क्या है, अपील फॉर ओरिजिनल डिग्री है। ऑर्डर 42 में है अपील फॉर अपीलेट डिग्री है। ऑर्डर 43 में ऑर्डर की अपील होती है। और ऑर्डर 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील है। ऑर्डर 45 में है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इसमें एडजर्नमेंट 17 में है, एफिडेविट 19 में है। तो अभी हम लोग ने देखा था पहले डी आता है फिर एफ आता है, तो पहले एडजर्नमेंट आएगा दोस्तों और फिर आएगा एफिडेविट। तो एडजर्नमेंट आप याद रखिए 17 में है और एफिडेविट 19 में। इन नॉर्मल कोर्स हाउ मेनी एडजर्नमेंट कैन बी ग्रांटेड बाय द ट्रायल कोर्ट ऑन अ सफिशिएंट केस। तो इन नॉर्मल है तो यहाँ पर कितना राइट आंसर है इसका 3 है। Interrogatories shall be answered by the way of affidavit filed within how many days or within such other time as court may allow। तो 10 days है इसका। Provision relating to set off and counter claim are contained in, यानी किस ऑर्डर में जो प्रोविजन बताए गए हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से रिलेटेड, तो ये ऑर्डर 8 CPC में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लीज़ और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6265566810, राइट। कमेंट आप कर सकते हैं। द पीरियड फॉर लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिवीजन पिटीशन टू हाई कोर्ट, तो ये है आपका सेक्शन 115 में 90 डेज इसमें टाइम है। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एंड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू के लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है, 30 डेज है। और रेफरेंस अंडर CPC में रेफरेंस मेड टू हाई कोर्ट है। 395 आप CRPC देखिए क्या है उसमें। रिव्यू इज मेंटेनेबल व्हेन रिव्यू कब मेंटेनेबल है, व्हेन नो अपील इज प्रोवाइडेड और व्हेन एन अपील इज प्रोवाइडेड बट नो अपील प्रेफर्ड। नेक्स्ट है द रेमेडी ऑफ रिवीजन इज नॉट अवेलेबल। रेमेडी ऑफ रिवीजन कब अवेलेबल नहीं है, केसेस इन विच फर्स्ट अपील लाइज और केसेस इन विच सेकंड अपील लाइज और इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इनमें आपका जो रिवीजन की रेमेडी आपके लिए नहीं है। Is judgment passed by the court can be reviewed by the court passing the judgment. Provision for settlement of dispute outside the court has been provided under तो 89 CPC. Precept क्या है, तो in order to another competent court to attach any property of the judgment debtor. Next question है where the decree is for payment of sum of money एक्सीडिंग 5000 रुपीज़ द पीरियड ऑफ सिविल प्रिजनेज, यानी 5000 से या 5000 से ऊपर की है। एक्सीडिंग 5000 है यहाँ पर। 5000 से अगर ऊपर की डिग्री है पेमेंट की तो आप 3 माह से ज़्यादा तक सिविल कारागार में नहीं रख सकते। एक क्वेश्चन ये भी आता है फिर तो 2000 से लेकर 5000 तक है, तो इसमें हैं आपके इसमें 6 वीक्स हैं, यानी 6 वीक्स में आप इंटू कर दीजिए 6 × 7 = 42। तो अगर 2000 से ऊपर और 5000 तक की जो है तो उसमें आप 42 दिन तक कारागार मैक्सिमम, और 2000 से कम तक की है तो कोई इसमें सिविल कारागार नहीं है। ए कोर्ट में नॉट इशू अ कमीशन टू अरेस्ट ए पर्सन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू है। कोर्ट में नॉट इशू अ कमीशन टू अरेस्ट अ पर्सन, कोर्ट कमीशन जारी नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। पावर टू इशू अ कमीशन कहाँ पर है, सेक्शन 75 में है। बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में क्वेश्चन है कि आर नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो डिग्री के निष्पादन में आप बुक्स ऑफ अकाउंट को आप अटैच नहीं कर सकते, अभी देखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट सेक्शन 93 में क्या है, ए फॉरेन जजमेंट में नॉट कंक्लूसिव इफ इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन मेरिट ऑफ केस, यानी जो गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है। अगर आपका विदेशी निर्णय, जैसे विदेशी निर्णय गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है तो वो निश्चयक नहीं होगा। ये क्या सही है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही फैक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, तो सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन होता है, पेक्यूनरी वैल्यू होता है, यानी पेक्यूनरी वैल्यू का मतलब होता है धन संबंधी अधिकारता। आप इसको पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। लोकल लिमिट्स। नेक्स्ट कंपेंसेटरी कोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेटियस क्लेम और डिफेंस कैन बी अवार्डेड अप टू 3,000 रुपीज़ इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 CPC। फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय, तो एफिडेविट। अंडर विच प्रोविजन ऑफ CPC सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर ए केस, तो सेक्शन 25 CPC में। ये पर्सन में सू फॉरेन स्टेट ओनली विद द दोस्तों कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार की सहमति से। अंडर विच प्रोविजन एम्बेसडर बी सुइड 86 CPC। और चैप्टर 7 में क्या है, CPC इज रिलेटेड टू चैप्टर 7 CPC है, वो किससे संबंधित है, तो अपील से रिलेटेड 96 से लेकर 112 तक। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी फास्ट देखे, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए हम लोगों ने इन क्वेश्चन को काफ़ी फास्ट मोड में देखा। तो आप प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए।